दोस्तों, कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे 6th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री, जिसका चैप्टर नंबर है फर्स्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये आपके लिए कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़रूरी है और आप इसको क्लास के लिए भी पढ़ सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या, कब, कहाँ और कैसे, हर एक बात का मीनिंग चैप्टर के नाम में लिखा होता है। अगर हम नाम अच्छे से जान लेते हैं ना, तो हम उस चैप्टर का मीनिंग जान लेते हैं। क्या, कब, कहाँ और कैसे, कैसे हुआ, क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, तो हम इन सवालों के जवाब ऐसे जान सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। रसीदा का सवाल। ये देखो भाई, रसीदा बैठी है। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कौन कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ होगा। कौन जान सकता है भाई? देखते हैं क्या आता है आगे इसमें। ओके, देखते हैं कैसे पता लगाएं। कैसे पता लगाएं भाई, ये तो बहुत ही डिफ़िकल्ट सवाल है। कैसे पता लगाएं? यह जानने के लिए कि क्या कल हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था। तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। जैसे कि आप अपने दादाजी से बात कर सकते हैं, नाना जी से, नानी से, दादी से। इस प्रकार से आप उनसे जान सकते हैं, या फिर रेडियो सुन सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, यह कैसे जाना जा सकता है? ये तो बहुत बड़ी विडंबना है भाई, ऐसे कैसे जान सकते हैं, है ना? तो चलो देखते हैं क्या है आगे। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं। जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, पशुपालकों, शिकारियों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुनते थे, कौन से नाटक देखते थे और फिर कौन कौन से गीत गाते थे। जैसे पहले बच्चे दादा दादी या फिर नाना नानी से कहानियाँ सुनते थे, है ना, रात को डेली। आगे देखते लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र फर्स्ट। क्रिस 2। नर्मदा नदी का पता लगाओ। सबसे पहले क्या करना है आपको? नर्मदा नदी का पता लगाना है। ये देखो भाई, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है नर्मदा नदी, है ना? पता कर लिया आपने? कई लाख वर्ष पहले से लोग हमने नर्मदा नदी का पता लगा लिया। कई लाख वर्ष से पहले से लोग इस नदी के तट पर रहते। कहाँ रहते थे? नर्मदा नदी के तट पर। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। क्या थे? कुशल संग्राहक, मतलब जो वो करते हैं अपने जीवन के लिए, नदी के आसपास रहते हैं, वहाँ से फल, कंदमूल आदि वगैरह इकट्ठा करते हैं, जो आसपास के जंगलों से विशाल संपदा से परिचित हैं। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों को यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का शिकार भी करते थे। क्या करते थे? शिकार। जंगलों में जैसे जड़ी बूटी होती है ना, उनसे दवाइयाँ बनती है। उन लोगों को उनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी थी कि इस जड़ी बूटी से कौन सी दवाई बनेगी और यह क्या काम आएगी। तो चलो आगे देखते हैं। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हैं भाई सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ, यानी कि ये अफ़गानिस्तान या फिर पाकिस्तान के आसपास है। आगे देखते हैं। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। कौन से स्थान है यहाँ पर? 8000 वर्ष पूर्व पहले स्त्री पुरुष क्या करते थे? गेहूं और जौ की फसलों को उगाया करते थे। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, भैंस जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया था। ये लोग गाँव में रहते थे। कहाँ रहते थे? गाँव में। उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ। उत्तर पूर्व में ये देखो, ये गारो है, ये गारो है, और यहाँ पर
क्या दिया है, गारो। और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ, ये देखो ये है विंध्य पहाड़ियाँ, मध्य भारत में है ये। तो चलो का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया, वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित हैं। आगे देखते हैं। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। सहायक नदियाँ किसे कहते हैं? सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है आकर, उसे सहायक नदी कहते हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर क्या थे? फले फूले थे। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। आगे देखते हैं। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। तो क्या करना आपको? गंगा और इसकी सहायक नदी क्या है? सोन। अभी देख देते हैं। ये है गंगा और ये कौन सी नदी है? सोन, है ना। और ये सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं, ये झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, इस प्रकार से हैं ये। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल से मगध, यानी कि जो आज का बिहार है, के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। यात्रा क्यों करते थे वो? अभी देखते हैं आगे कि वो यात्रा क्यों करते थे। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं होती थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे। जैसे कहीं पर बाढ़ आ गई, वहाँ पर बाढ़ आ गई तो वे दूसरे इलाके में चले जाते थे। जैसे खेती करते थे, वहाँ खेती नहीं होती थी, जहाँ पर खेती होती थी वो वहाँ पर जाते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए भी जाती थी। कभी कभी युद्ध को जीतने के लिए भी सेनाएं वहाँ पर जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। यानी कि हम कह सकते हैं कि व्यापार के लिए भी लोग यहाँ वहाँ जाते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे क्या करते थे? जाया करते थे। ज्ञान का प्रचार करने के लिए भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। आगे देखते हैं। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा करते थे। कोई मन की चाह के कारण भी यात्रा करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का मौका मिलता था। जैसे कोई पाकिस्तान का बंदा है, भारत में आता है, वो अपने विचार लेकर भारत आएगा और भारत के विचार लेकर पाकिस्तान जाएगा। इस प्रकार से वो अपने विचारों का आदान प्रदान भी करते थे। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? बहुत ही मुश्किल सवाल है भाई ये तो। एक बार फिर से मानचित्र एक को देखो। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। क्या नहीं था? आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं पर बस गए। कहाँ आए? यहाँ आए और यहीं पर बस गए। लोगों के इस आगमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए नए तरीके के बारे में भी एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। आगे देखते हैं। देश के नाम। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। कौन से नामों का? इंडिया, भारत। इंडिया शब्द कहाँ से निकला है? इंडस से, जिसे सिंधु संस्कृत में क्या कहा जाता है? सिंधु। और यह सिंधु नदी से भी निकला है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने यूनान के सिंधु को क्या कहा था? हिंदोस अथवा इंदोस, और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। भरत सबसे पहले एक समूह होता था एक, उसका नाम क्या रखा? भरत रखा। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। जो ये समूह था जो भरत नाम का, इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा।
आगे देखते हैं, पहले ये छोटा सा पैराग्राफ ये वाला पढ़ लेते हैं। इसमें क्या लिखा है। ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी है। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्थरों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भूर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी एक पांडुलिपि को तुम यहाँ पर देख सकते हैं। देखो ये पांडुलिपि दिखाई गई है, ये बहुत ही पुरानी है, लगभग 1000 साल पुरानी है ये। आगे देखते हैं, अतीत के बारे में कैसे जानें। तो कैसे जान सकते हैं। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी हुई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। जैसे किसी ने पुरानी पुस्तक में लिखा है, वो पुस्तक हम ढूंढ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है, पांडुलिपि। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेन्यू, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। कहाँ से निकला है, मैन्यूस्क्रिप्ट से। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले बुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। किस नाम का पेड़ था, बुर्ज नाम के पेड़ की छाल पर। तो ये भाई पांडुलिपि है, इसको आप देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी है। आगे देखते हैं, इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। क्या हुआ, कुछ ने तो कीड़ों ने खा लिया और कुछ को वैसे ही रखी नष्ट हो गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियाँ कहाँ मिलती हैं, पांडुलिपियाँ मंदिरों में मिलती हैं या फिर विहारों में। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि के विषयों की जानकारी मिलती है। तो इसमें क्या मिलती है, राजाओं के जीवन का जीवन कैसा था, धार्मिक मान्यता कैसी थी, औषधियों के बारे में, दवाइयों के बारे में और विज्ञान के बारे में चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएँ तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए हैं मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में हैं। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते हैं। तो भाई ये तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो हम ये पेज और कंप्लीट कर लेते हैं। बाकी का हम आगे की वीडियो में करेंगे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। तो ये अभिलेख क्या होते हैं, ये कठोर सतहों पर लिखे जाते हैं, जिनको मिटाना बिल्कुल ना के बराबर होता है। उनको वो बहुत ही विश्वसनीय माने जाते हैं। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं, जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा क्या करते थे, यहाँ पर लिखते थे, है ना। तो आज करेंगे हम यहीं तक। लगभग ये और देख लेते हैं, लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से, कहाँ से प्राप्त हुआ है, कंधार से। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में आगे हम अध्याय 7 में पढ़ेंगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम इस लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियों, अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा कुछ पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनान तथा अरामीक नामक 2 भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में, देखो ये कठोर पत्थर पर लिखा गया है और ये लिखा गया है ताड़ पत्थरों पर। तो आज करते हैं हम इतना ही, बाकी नेक्स्ट पार्ट करेंगे हम इसका कल, मतलब आने वाली वीडियो में। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ऐसे ही इसी तरह की वीडियो प्राप्त करें। तो मिलते हैं, ओके बाय।